आज की क्लास में चार्टर एक्ट 1833 के बारे में आपको हम बताएंगे। प्रारंभ करते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के बारे में क्या क्या परिवर्तन किए गए, सब आपको मैंने डिटेल में बताया। अब उसके आगे के क्रम में आप देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 में क्या प्रावधान किए गए, क्या बदलाव किया गया। टॉपिक वही रहेंगे। पढ़ने के पैटर्न पर आप देखेंगे पहला टॉपिक रहेगा कंपनी के एकाधिकार में परिवर्तन। दूसरा टॉपिक प्रशासन में परिवर्तन। अगला कंपनी पर नियंत्रण में परिवर्तन। चौथा केंद्रीय प्रशासन में परिवर्तन। पांचवा प्रांतीय प्रशासन में परिवर्तन। छठा राजस्व में क्या क्या बदलाव किया गया। सातवां टॉपिक होगा अन्य क्या बदलाव किए गए। चार्टर एक्ट 1813 में इसी पैटर्न पर आपने पढ़ा था। कंपनी के एकाधिकार में क्या परिवर्तन। शुरुआत थोड़ा पीछे से करें तो आपको पता चलेगा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और अफीम तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। पिछली क्लास में हमने पृष्ठभूमि पर चर्चा किया था कि एकाधिकार समाप्त करने की क्या जरूरत पड़ी। ब्रिटिश कंपनियों की मांग, यूरोप के बाजार में उनके सामानों पर लगा प्रतिबंध, ढेर सारे कारण थे। लेकिन 1813 आते आते स्थितियां और परिवर्तित हो गई। अब चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। पढ़ते समय क्रम से आप चीजें देखें। यहां चाय और अफीम के साथ चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक राजनैतिक कार्यों के साथ साथ इन वस्तुओं का व्यापार भी भारत के साथ करती रहेगी। 1833 के प्रावधान चार्टर में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रही, वह शुद्ध रूप से एक राजनैतिक प्रशासनिक शक्ति के रूप में बन गई। आगे आप सेकंड टॉपिक पे आएंगे। परीक्षाओं में प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में तो क्वेश्चन एक बहुचर्चित क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम चर्चा करेंगे।
संक्षेप में इसको जान जाए। सेंट हेलेना एक द्वीप है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आया, इतिहास बड़ा उसका परिवर्तनशील रहा। बाद में स्टार्टिंग में पुर्तगालियों ने उस पर कब्जा किया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर डचों ने, लास्ट में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आया, क्राउन ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस एक्ट द्वारा यही सत्ता परिवर्तन, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया उसका नियंत्रण। इसके साथ साथ आगे बहुत इस पे ना जाए, केवल नाम ध्यान रखें, चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। 1813 का अगर आपको चार्टर पूर्ण रूपेण तैयार है तो वहां जो चीजें बताई गई हैं उन्हीं को आप ध्यान में रखें। एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, प्रशासन में क्या बदलाव किया गया, कंपनी पर नियंत्रण में क्या बदलाव हुआ, केंद्रीय प्रशासन में क्या बदलाव हुआ, प्रांतीय प्रशासन में क्या बदलाव हुआ, राजस्व प्रशासन में अन्य क्या परिवर्तन किए गए। पहला, कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। अब यहां तुरंत ये बात आपके मन में आ जाएगी, तो जहां जहां कंपनी का व्यापारिक कार्य था वहां वहां प्रभाव पड़ा होगा। अब राजस्व पे अगर आप चले आए, इसके बाद सीधा देखें, पहले राजस्व की दो मदें थी, एक व्यापारिक व्यापार से प्राप्त राजस्व, दूसरा अन्य टैक्स, साल टैक्स, अन्य तरीकों से प्राप्त राजस्व। अगर व्यापारिक कार्य कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया तो ये राजस्व पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। अब राजस्व का केवल एक स्रोत रह गया, यानी राजस्व में परिवर्तन हो गया, कंपनी के एकाधिकार में परिवर्तन हो गया। प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। इस चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके साथ साथ ध्यान रखें, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो थे उनको और शक्तिहीन कर दिया गया, उनके सारे पावर इनके अधीन आ गए। क्यों? बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता था, बहुत स्थितियां ऐसी बनती थी। गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई भी दूसरी है, बॉम्बे के गवर्नर द्वारा बनाई गई दूसरी, मद्रास के गवर्नर द्वारा बनाई गई दूसरी, चार्टर एक्ट द्वारा बनाई गई दूसरी, ब्रिटिश कानून दूसरा कुछ कह रहा है। इस तरह से इस संशय को दूर करने के लिए, इनके पावर को खत्म करके सीधा सीधा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पद पर नियुक्ति आप जान रहे हैं, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। इसके बाद इन्हीं को बदल दिया गया। आप इनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, विलियम बेंटिंग। चलिए आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी कंपनी पर नियंत्रण थोड़ा देख ले तो बातें साफ हो जाएंगी। अभी सारे गवर्नर्स क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे, किस सन में कौन गवर्नर रहा। कंपनी पर नियंत्रण के लिए जैसा आप देख रहे हैं, दो संस्थाएं थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्यीय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय।
आप ध्यान दें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्यीय संस्था थी। इसका मुख्य कार्य था कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखना। जब व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया, इसकी कोई भूमिका नहीं रह गई। अब कंपनी शुद्ध रूप से राजनैतिक कार्य करती थी, इसका रोल बना रहा, यानी कंपनी पर नियंत्रण की स्थितियां ये रहीं। इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 3 सदस्यीय परिषद थी। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान आ रहा होगा, उस समय 4 सदस्यीय परिषद थी, बाद में इसको 3 सदस्यीय परिषद बना दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा इसे पुनः 4 सदस्यीय कर दिया गया। इसको 4 सदस्यीय करने के पीछे क्या कारण रहा कि ये परिषद ढेर सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करती थी जिसमें एक विधिक जानकार व्यक्ति की जरूरत महसूस होती थी। लॉर्ड मैकाले को इस परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा एक विधि आयोग गठित किया गया। आप समझे, 1833 चार्टर द्वारा जो प्रावधान किए गए, 1833 चार्टर के प्रावधान में इसको बनाने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार, तो वो कौन 2 लोग थे जिनके महत्वपूर्ण रोल से चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ? तो लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल। इतिहासकार थे और ये विधि का जानकार था। इन दोनों ने प्रयास करके चार्टर एक्ट 1833 के ड्राफ्ट को बनाया। आप समझे, विधि आयोग गठित किया गया। विधि आयोग की परिषद का ये सदस्य था। विधिक संहिताओं के कोडिफिकेशन का कार्य ये सब लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया। आगे देखेंगे, पहली बार कंपनी की सेवाओं में जो उच्च पदों पर भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त करने का प्रस्ताव इस चार्टर द्वारा किया गया। परंतु आप ध्यान रखें, अब यहां अगर आप ये टॉपिक आता है तो आपके मन में चार्टर एक्ट 1813 का वो संदर्भ याद आना चाहिए जब कंपनी को 1 लाख रुपए सालाना भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। उद्देश्य ये नहीं था कि इनको शिक्षित कर दिया जाए, ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं। उद्देश्य यही था कंपनी में छोटे पदों पर, निचले स्तर पर नियुक्त करने के लिए एक योग्य तबका मिल जाए, शिक्षित तबका यही भारत में ही प्राप्त हो जाए। 1833 में प्रावधान कर दिया गया, भारतीयों को बिना जाति, धर्म, लिंग आदि के विभेद के आधार पर इनको सरकारी सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त कर दिया जाए। परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये पारित नहीं किया जा सका। इसके बाद इसे आप ध्यान दें, चार्टर एक्ट 1853 में ये पारित किया गया। आगे जाकर के खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन के सिद्धांत को स्वीकार
किया गया। एक एक टॉपिक आप ध्यान करते चले तो याद आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात सेंट हेलेना अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इस अधिनियम, इस चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग की परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा दास प्रथा समाप्त के लिए भी इस चार्टर में प्रावधान किया गया। आगे आप पढ़ेंगे कि जाकर के लॉर्ड एलनबरो 1843 में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करके दास प्रथा को समाप्त किया गया। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं तो आगे पढ़ते समय ये सब एक एक शब्दावलियां चर्चा में आती रहेंगी। अभी आगे जब डिटेल टॉपिक सब पढ़े जाएंगे, यहाँ केवल संक्षेप में जो मुख्य मुख्य बदलाव किए गए, क्योंकि आप लोगों की ये बात रही चीजें अस्पष्ट, थोड़ा धीमी गति से सर पढ़ा रहे हैं, इस नाते थोड़ा स्पीड पकड़ी गई है कि जल्दी से ये टॉपिक समाप्त करके संविधान शुरू किया जाए। आप क्रम से देख लें, क्या क्या पॉइंट वाइज देख लें। 1833 चार्टर में क्या क्या बदलाव किए गए। पहला, कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अगले 20 साल तक कंपनी इसी रूप में शासन करेगी। दूसरा, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके साथ साथ भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त भारत में सिविल सेवाओं के चयन में सिविल सेवकों के चयन में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। साथ साथ सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद न करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कुछ और बदलाव किए गए, जैसे दास प्रथा समाप्त के बारे में, और साथ साथ आगरा और पंजाब दो नई प्रेसिडेंसियां बनाई गई, पंजाब और सिंध। आप इतिहास में इसको पढ़ेंगे। आगरा और पंजाब को नई प्रेसिडेंसी बनाया गया, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्तियां की गई। इस तरीके से चार्टर एक्ट 1833 में ये परिवर्तन किए गए। 1813 अगर आप पढ़े हैं, उसी क्रम में सारी चीजें क्रम से आप अगर याद कर लेंगे, कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की इस पर नियुक्ति हुई। विधि आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड मैकाले को सदस्य बनाया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया, परंतु इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ आगरा और पंजाब को नई प्रेसिडेंसी बना दिया गया। इस तरीके से चार्टर एक्ट 1813 द्वारा
कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत कर दिया गया। आगे की क्लास में कल चार्टर एक्ट 1853 के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1858 से आप क्रमशः संवैधानिक विकास के दूसरे फेज में प्रवेश करेंगे। आगे फिर डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।